नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बीसलपुर अड्डा पे आपका स्वागत है। और आज फिर हम लेके आए हैं आपके सामने खेलो इंडिया 2020। इसके तहत हम 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हमने इसमें क्या परिवर्तन किया है जो पिछले वीडियो से। पहले हम करते थे ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन, अब हम कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है। इनसे मैं चाहता हूँ कि जब तक आपका पेपर हो तब तक ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करने चाहिए उनका आपको अभ्यास हो जाए। अभी तक ये मेरा 10वां वीडियो होगा, इससे पहले 9 वीडियो आ चुके हैं, तो ये 10वें वीडियो की बात करिए। 200 क्वेश्चन जो मैंने डायरेक्ट डिस्कस किए हैं, और एक क्वेश्चन आपने जब मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि जो एक क्वेश्चन होता है उससे मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन कवर करवाता हूँ उसके, और संबंधित फैक्ट भी वहीं पे दे देता हूँ। तो ऐसे करके लगभग 500-600 क्वेश्चन कवर हो चुके होंगे। और इससे आप अगर लगातार हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको अभ्यास भी हुआ होगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना चाहिए और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और नोट्स कैसे बनाने चाहिए और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ने के लिए आप कुछ भी पढ़ लो, देखो कंपटीशन का सीधा सा फंडा होता है, क्या इंपॉर्टेंट है ये जरूरी नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटाओ, उसके बाद जो बचेगा उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं सब पढ़ते रहो। तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे हम उनको हल कर रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंस पता लगता है। तो हम बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, आर्य समाज। कल हमने ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा के बारे में चर्चा की थी। आज आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सीधा सा आंसर है दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अब आपसे मान लो इनको ये पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना किसने की जगह पे कब पूछ लें, फिर क्या करेंगे? किसने की जगह पे कब पूछ लें तो इसका भी आंसर होगा कि कब हुई। अब यहाँ पे देख लीजिए कब हुई, तो मैं लिख दे रहा हूँ 1875 में। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन है जिसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले तो मुंबई में हुई थी, उसके बाद 1877 में इसका कार्यालय कहाँ पहुँचा दिया गया? लाहौर। तो इससे संबंधित और भी बहुत है, वेदों की ओर लौटो हुए और ऐसे नारे दिए। ठीक है, तो पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई? वो भी दयानंद सरस्वती जी ने। तो यहाँ पे जितने सारे फैक्ट हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में, इनके बचपन का क्या नाम था, तो ऐसे सारे फैक्ट यहीं पे आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल साम्राज्य का सम्राट कौन था? मतलब उस समय का सम्राट पूछा जा रहा है। जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत पे कौन शासन कर रहा था? तो मुगल सम्राट कौन था? तो सम्राट उस समय थे अकबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया एक बार एग्जाम में कि भारत में शासन कौन करता था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहाँ का कौन राजा था या कौन रानी थी? तो ब्रिटेन में उस समय कौन था? एलिजाबेथ थी। कौन था? एलिजाबेथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय ब्रिटेन में किसका शासन था? एलिजाबेथ का। तो आपसे एक क्वेश्चन और एग्जामिनर ने पूछा है कि अकबर के समकालीन ब्रिटेन में कौन राजा था या कौन रानी थी? तो अकबर के समकालीन कौन हो जाएगा? एलिजाबेथ हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया जब कंपनी का नाम आया ही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1600 ईस्वी में। तो यहाँ पर 3-4 फैक्ट और 3-4 क्वेश्चन तैयार हुए आपके, ताकि आप इसका आंसर देने में सक्षम हो सके। अगला भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो एक तो सीधी सी बात है कि इसका भाई डेट देख लो कब हुआ था। तो ये 1757 में। ठीक है, एक तो एक इसकी डेट हो गई फिक्स कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब मान लो यहीं से प्लासी के युद्ध से कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन पीसीएस में ये बना है कि जो प्लासी नामक स्थान है वो कहाँ है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी नामक स्थान कहाँ है, तो वर्तमान में जो वेस्ट बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ प्लासी नामक स्थान है, एक जगह है। ठीक है, फिर ये पूछ सकता है कि ये जो प्लासी का युद्ध है किन लोगों के बीच में हुआ था? तो एक तरफ था सिराजुद्दौला जो बंगाल का उस समय शासक था, और दूसरी तरफ कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से था।
रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये इनके बीच में हुआ। अब रॉबर्ट क्लाइव का कौन कौन साथ दे रहा था, घसीटी बेगम किधर थी, ये आपको एक बार पढ़ लेना है। और प्लासी के युद्ध से जितने सारे फैक्ट हैं उन सबको एक जगह पे रख लेना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्लासी के कि मीर मदन और मोहनलाल दो एक सैनिक थे सिराजुद्दौला के जो शहीद हो गए थे इसके साथ युद्ध में, तो वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करें और इस तरीके से अपने नोट्स बनाते जाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई, ठीक है, 1873 में। और इसकी स्थापना 1873 में हुई, तो इसकी स्थापना की किसने, ठीक है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने स्थापना की। अब महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरा पीसीएस का इंटरव्यू था और मैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। तो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी, और वैसे भी पूछे जाते हैं। तो इनकी एक पुस्तक थी, उसका भी नाम कभी पूछा जा सकता है, गुलामगिरी, ठीक है। तो एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है। अगला इनका क्वेश्चन पूछा था, एक इन्होंने पत्र निकाला था, इशारा, ठीक है, तो इसके बारे में, ये पत्र था, ये किताब थी। तो मैंने आपको 3-4 फैक्ट बता दिए, 2-1 फैक्ट आपको और मिले सत्यशोधक समाज की जगह पे, तो उसको भी रख लेना। आपको कमेंट करके ये बताना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पत्नी का क्या नाम था, जिनका बहुत बड़ा योगदान था लड़कियों की शिक्षा में, ठीक है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ होता क्या है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को घेरे की नीति भी कहते हैं। अब ये रफ कर देते हैं, घेरे की नीति भी कहते हैं। अब आपको बताना कि घेरे की नीति का या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी, तो ये वारेन हेस्टिंग ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, वारेन हेस्टिंग्स ने। इसका मतलब क्या था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का, इसका मतलब ये था कि बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे अंग्रेज, और जो चारों तरफ इनके राज्य हैं उन राज्यों को छेड़ेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ बफर स्टेट बना के उनसे अपनी सुरक्षा करवाएंगे, उनसे मित्रता रखेंगे, ताकि क्या है कि वो आक्रमण ना करें और बाहर का कोई उन पर आक्रमण करने आए तो पहले उन पर आक्रमण करे। ये मान लो अंग्रेजों का साम्राज्य है, इसके चारों तरफ जो राज्य हैं इनसे दोस्ती रखो या इनको छेड़ो मत। तो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ मतलब अगर कोई आक्रमण करने आएगा तो पहले इन राज्यों पर करेगा, उसके बाद हमारे पास तक आएगा। अंग्रेजों की नीति को सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा जाता है। ऐसे ही मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं कि हड़प की नीति, हड़प की नीति किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो डलहौजी की हड़प की नीति, और विलय की नीति किसने चलाई थी, विलियम बेंटिंग ने। तो ऐसे करके जितनी भी नीतियां चली हैं, ठीक है, तो उनको आप याद कर लो, एक एक लाइन में लिख लो और उसके बाद उसके नोट्स बना लो। अगला है सतत विकास लक्ष्य, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और करंट का भी है। तो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है, सतत विकास लक्ष्यों के जितने भी नोट्स थे वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बीसल प्रो अड्डा पे डाल दिए हैं। अगर आपको उसके विद डायग्राम और वो सब नोट्स चाहिए तो वो बहुत अच्छे से मैंने बनाए हैं, मतलब बने बनाए हैं, और उसको मैंने डाल दिया है, तो वो वहाँ देख लेना, उन लक्ष्यों को याद भी कर लेना, पूछे जा सकते हैं। लेकिन इनकी संख्या सीधे सीधे अगर आप याद रखो तो 17 है। लेकिन अगर मान लो उद्देश्य पूछे, ये तो लक्ष्य हैं, 17 हैं लक्ष्य, आप पूछे उद्देश्य कि कितने उद्देश्य हैं, ये संख्या बनने एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 169, टारगेट कितने हैं 169, मतलब उद्देश्य कितने हैं 169, और एसडी और जो सतत विकास लक्ष्य कितने हैं वो हैं 17। अब अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि भाई इनको अपनाया कब गया, तो 2015 में अपनाया गया इनको। इनका टारगेट कब है, कब तक हमको अचीव करना है, तो 2030 तक। अगर ये लक्ष्य है तो इनको अचीव तो करना ही पड़ेगा, तो इनको कब तक अचीव करना है, हमको 2030 तक अचीव करना है। और ये अपनाए कब हमने, 2015 में अपनाए, पूरे विश्व ने अपनाए, और उद्देश्य कितने 169 है और लक्ष्य कितने 17। तो 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और बाकी जो लक्ष्य हैं वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखे हैं, उनको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आएगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वैसे भी एग्जाम में आता है, तो ये है मध्य प्रदेश। आपने सुना होगा कि सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में होती है।
सोयाबीन किसका प्रोटीन का किसका स्रोत है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत होता है, तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, ये भी यहीं से उठाया जाएगा। खेती और उत्पादन मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, किसानों की एक किसान बही जैसी एक किताब दी जाती थी, वो योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1992 में स्टार्ट हुई थी। यूपी में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूछ लिया। अब देखो, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी, मतलब किस देश की सहायता से हुई थी? तो राउरकेला की स्थापना जर्मनी की सहायता से हुई थी, जर्मनी की सहायता से। आपको ये देखना है कि जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र हो गया, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हो गया, बोकारो इस्पात संयंत्र हो गया, तो ये सारी इस्पात संयंत्र की सीधे सीधे पूछता है कि ये किस राज्य में है और इनकी स्थापना किसकी सहायता से हुई। तो इसकी जर्मनी की सहायता से। अब जैसे पूछ लें आपसे दुर्गापुर की स्थापना किसके सहायता से हुई, तो दुर्गापुर की स्थापना यूके या यूनाइटेड स्टेट के उससे सहयोग से हुई। ऐसे ही आपसे पूछ ले बोकारो की स्थापना किसके सहायता से हुई, तो बोकारो के लिए यूएसएसआर, मतलब जो अभी रूस है, जो रसिया है, वो पहले कभी जुड़ा हुआ था तो उसे यूएसएसआर कहते थे, पूर्व सोवियत संघ कहते थे, उसके द्वारा हुई थी। तो यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? गुजरात में एक जगह सूरत, ठीक है। तो ये सूरत में स्थित है हीरा संस्थान, सूरत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 78 मतलब 78 किसके दायित्वों का वर्णन करता है, मतलब अनुच्छेद 78 में किसके दायित्व है? तो ये पूछा जाए तो इसका सीधा सा आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के दायित्वों का वर्णन करता है। लेकिन दायित्व क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का ये दायित्व होता है कि संसद में जो भी विधेयक पेश हो रहे हैं या जो भी बिल लाए जा रहे हैं या क्या कार्रवाई चल रही है, इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे। किसको दे? राष्ट्रपति महोदय को। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति महोदय को जानकारी दें, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 78 में है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल शब्द का पहले संविधान में प्रयोग नहीं किया गया था। पहले संविधान में एक शब्द था मंत्रिपरिषद, अभी भी है मंत्रिपरिषद। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ संविधान में एक बार किया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है या किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो इसका अनुच्छेद मैंने यहाँ पे पूछा है, तो अनुच्छेद है इसका 352, और 352 अनुच्छेद का मतलब है राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात के समय मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, उसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा जब की जाएगी, जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देंगे, तो वहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस मंत्रिमंडल शब्द को कब जोड़ा गया? तो इसका एक क्वेश्चन ये बनता है कब जोड़ा गया, तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखने वाली हैं। अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? देखिए, मंत्रिपरिषद के 2 उत्तरदायित्व होते हैं। एक सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व है, मतलब पूरी मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व है। एक होता है व्यक्तिगत मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यहाँ पे सामूहिक पूछा गया है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। याद कर ले, लोकसभा, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। और मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति महोदय के प्रति। मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति महोदय के प्रति। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से कहें कि इस मंत्री को हटाना है तो वो हटा सकते हैं, ठीक है, इसलिए। अगला है मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों के कितने प्रतिशत होता है, ठीक है, परसेंट पूछा है। जैसे मान लो लोकसभा में कितने सदस्य हैं, ये हो गया आपका डायग्राम। राज्यसभा, लोकसभा, तो रट गया होगा ये डायग्राम, यहाँ पे प्रधान, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो इसका लोकसभा के कितने प्रतिशत के बराबर होता है? तो ये होता है 15% के बराबर, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री के सहित मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो सकता है? लोकसभा के सदस्यों का 15% हो सकता है। ये कब बना, ठीक है, ये संविधान संशोधन कब हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 51 में
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो 15% होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये मंत्रिपरिषद का आकार हर राज्य पे भी लागू होता है और केंद्र पर भी लागू होता है, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के। क्योंकि जो दिल्ली की मंत्रिपरिषद है, दिल्ली की जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार 10% होगा। कितना परसेंट होगा? 10% होगा। समझ जाओ, हर जगह 15%, इसीलिए 70 वहाँ सीटें हैं और मंत्री कितने बनते हैं? 7। वो मुख्यमंत्री से फिर वहाँ खींचातानी मस्ती है कि हमको मंत्री बनाओ, हमको मंत्री बनाओ। और बाकी ये सब पे लागू होता है, सभी राज्यों पर और केंद्र पर। लेकिन दिल्ली यहाँ पे अपवाद है, वहाँ की मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो जो विधानसभा होगी उसका 10% होगा। ठीक है, निचले सदन का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। तो किस अनुच्छेद में? इसका आंसर है 330। लेकिन मैं याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, अभी वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस भी हैं। देखो कैसे, पहले लिख लो 330, फिर लिखो 331, फिर लिखो 332, फिर लिखो 333। अब याद करो, ये हो गया लोकसभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, लोकसभा में SC लोगों का जो आरक्षण है वो। अब ये हो गया 331। इसमें क्या हो गया? लोकसभा में एंग्लो इंडियन, जो कि अब नहीं है। इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होता है। ठीक है, इनका मनोनयन होता था एंग्लो इंडियन का। अब 332। अब आ जाओ विधानसभा में। तो विधानसभा में SC कैंडिडेट का आरक्षण। ठीक है, और फिर 33 में फिर आ जाओ विधानसभा में एंग्लो इंडियन, यही जो एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो ये जो प्रावधान था 333, मैंने क्रम से याद किया था, 330, 331, 332, 333। आप भी ऐसे करके याद कर सकते हो, 3-4 अनुच्छेद इकट्ठे याद कर लो एक साथ तो हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो ये लोकेशन पूछ रहे हैं, कांडला बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो वैसे तो गुजरात में अवस्थित है, लेकिन ऐसे करके गुजरात का जब आप मैप बनाते हो तो यहाँ पर स्थित है कांडला बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। लेकिन अब अगला क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया? क्योंकि अभी पिछले साल इसका कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है जो चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, जो राजस्थान में बहती है, किस बराज से निकाली गई? बराज क्या होता है? एक बांध बना लिया जाता है, उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है और उससे जो नहर निकाली जाती है तो उसको बराज कहते हैं। तो इस किस बराज से निकाली जाती है ये? तो इसका नाम है हरिके बराज। कौन सा बराज है? हरिके बराज या हरिके बैराज, ऐसे भी लिखा जाता है। तो हरिके बराज से ये नहर निकाली जाती है। लेकिन ये हरिके बराज या जो बांध है वो किन नदियों के तट पर है? तो देखो, यहाँ से आएगी सतलुज बहते हुए और यहाँ से आएगी ब्यास। ये है ब्यास और ये है सतलुज। अब जैसे ही मैंने सतलुज नदी बनाई, आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पे जो दर्रा है वो कौन सा है? सिपकीला दर्रा। सतलुज नदी किससे प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा से। तो यहाँ पे जो बिस्ट जो दोआब है वो भी पढ़ाएंगे आपको। और यहाँ पे बांध बना के यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। तो ऐसे डायग्राम से छोटे छोटे डायग्राम बनाओ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पूरे बड़े बड़े डायग्राम बनाओ पेपर वर्क। लेकिन एक चीज़ को आप अगर डायग्रामेटिक उसको तैयार करते हैं तो दिमाग में एक इमेज बनी रहती है और हमेशा एक फैक्ट याद आते ही दूसरा फैक्ट याद आ जाएगा। अब यहाँ से मान लो जैसे ही मैंने ये बनाया तो मुझे एक फैक्ट और याद आया कि जो पोंग बांध है वो किस नदी से जल लेता है। अब मेरे दिमाग में आया ये फैक्ट क्योंकि मैंने अपने डायग्राम से पढ़ रखा है। तो पोंग बांध है वो ब्यास नदी से जल लेता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको भी याद आएगा। अभी घबराए नहीं, धीरे धीरे तैयारी करें, मेरे तरीके से करेंगे तो ठीक ठाक मात्रा में आपकी तैयारी हो जाएगी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। अब आपसे वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। जाती बहती हुई कहाँ जाती है? कि ये भ्रंश घाटी से बहती है। किन दो पहाड़ों के बीच से बहती है? ऊपर विंध्याचल पहाड़ है, नर्मदा नदी है, फिर उसके बाद ये सतपुड़ा है, फिर ताप्ती नदी है। ठीक है, तो ये 2 पहाड़ हैं और ये बीच में नदियाँ बहती हैं। तो ये भ्रंश घाटी से बहती है और इसका जल कहाँ गिरता है? अरब सागर में। तो बहुत से क्वेश्चन आपको याद आने चाहिए इस नर्मदा का नाम सुनते ही। और ये
किस नदी पर है और है कहाँ, इससे राज्य कौन सा है, गुजरात। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक धात्विक खनिज जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, जो धातुओं वाले खनिज होते हैं, किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और इन चट्टानों का नाम है धारबाड़। कौन सी चट्टानें मिलेगी? धारबाड़, धारपाड़ नहीं, धारबाड़। ठीक है, धारबाड़ चट्टानें। इनका निर्माण आर्कियन जो चट्टानें हैं उनके विघटन से होता है, उनके टूटने से होता है अपक्षयपर्दन के द्वारा। इनमें सबसे ज़्यादा लौह या जो भी धात्विक खनिज हैं अन्य वो पाए जाते हैं, तो ये पूछा जाता है। इसको छोटा नागपुर पठार पे ज़्यादा मिलती है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो धात्विक खनिजों का खजाना है वो किसको खजाना बोला जाता है? तो इन्हीं धारवाड़ चट्टानों को उसका खजाना बोला जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो कुडप्पा चट्टानें हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है, उनमें कौन से खनिज मिलते हैं। ठीक है, धात्विक मिलते हैं या अधात्विक मिलते हैं, और कुडप्पा चट्टानें क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, कुडप्पा पूछा, कटप्पा नहीं। ठीक है, आगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करें, आ सकता है ये किसी भी एग्जाम में। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट किन राज्यों के मध्य में है? ठीक है, तो ये सीधा सा आंसर है उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश। ठीक है, दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। अब ये चर्चा में है, मैं नदियों की चर्चा करूंगा दूसरे वीडियो में, उसमें आपको पूरा बता दूंगा। जैसे यहाँ से केन नदी बहती है, ठीक है, और ये ऐसे, और ये बेतवा। तो केन बेतवा ये किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। तो यहाँ से ये केन नदी का पानी ये बेतवा नदी में लाया जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की योजना है। और आपको ये बताना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से कौन सा जो अभ्यारण्य है या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको नुकसान होने वाला है, उसकी चर्चा काफ़ी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।